बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो देखिए प्रश्न कह रहा है प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप जानते हैं एक होती है अभाज्य संख्या और एक होती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में क्या अंतर है। तो अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती है जो केवल खुद के पहाड़े में आती है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। लेकिन भाज्य संख्या वह होती है जो खुद के पहाड़े के अलावा दूसरों के पहाड़े में भी आती हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इस प्रकार से। लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि हमें केवल 5 भाज्य संख्या लेनी है और उसका औसत बताना है। तो यहाँ पे 5 भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9 और 10 होगी। तो औसत, अगर हमें औसत ज्ञात करना है तो औसत ज्ञात करने का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर अगर इन राशियों का योग किया जाए तो 4 और 6 10, 10 8 18, 18 9 27 और 10 37। तो राशियों का योग 37 होगा और इनकी जो संख्या होगी वो 5 होगी। और अगर 37 में 5 का भाग दे दिया जाए, 5 7 35, 2 बचा 0.0, 5 चौक 20, यानी यहाँ पे जो औसत आएगा वो 7.4 होगा। तो इसका उत्तर बी राइट होगा, 7.4। अगर अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो फिर योग आपको अभाज्य संख्याओं का करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रश्न में केवल भाज्य संख्याओं का योग पूछा गया है, वो भी प्रथम 5। तो प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का योग 37, लेकिन इनकी संख्या 5 है तो 5 का भाग दिया, आपका उत्तर 7.4 आ गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और इस नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं और इस सीधी भुजा को लंब या फिर ऊंचाई कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसका जो आधार है वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। हमें इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो इस प्रश्न में 1/2, इसका आधार 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। 2 से 4 कट गया 2 बार, यानी 6 दूनी 12, यानी इसका उत्तर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आंसर इसका डी राइट होगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ है 128 की घात 2/7 को सरल करना है। तो सबसे पहले हम 128 के गुणनखंड करेंगे कि 128 के गुणनखंड क्या होंगे। 128 के गुणनखंड करने पड़ेंगे तो 2 का भाग देंगे 64 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 32 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे
4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 बार। तो यहाँ पे अगर 2 को गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 2 की घात 7। तो हम क्या करेंगे, इस 128 की जगह 2 की घात 7 लिखेंगे। ऊपर घात 2/7 है। अगर घात पर घात है, अगर घात पे घात है तो घात को घात से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम 7 और 2/7 दोनों घातों को गुणा कर देंगे। 7 से 7 कट गया यानी 2 की घात 2 बच गया। तो 2 को 2 बार लिखकर अगर गुणा किया जाए तो इसका उत्तर 4 आएगा। आंसर ए राइट है, 4 होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन चारों में से 1/4, 2/3, 3/5 और 4/7, इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए इस प्रश्न को ट्रिक से कैसे करेंगे। आपको जो अंश नजर आ रहा है उस अंश में अपनी मर्जी से एक 0 लगाना है। तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 4, ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे 3, ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे 5 और ऊपर 40 हो गया, नीचे 7। अगर 4 का भाग दे दिया जाए 10 में तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। अगर 3 का भाग 20 में दिया जाए 3 चंग 18, 6 बार जाएगा। अगर 5 का भाग 30 में दिया जाए 5 चंग 30, 6 बार जाएगा। 7 का भाग 40 में दिया जाए 7 पंजो 35, 5 बार जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पॉइंट लगा के 1 बार और दिया जाए तो 3 चंग 18, 2 बार जाएगा। तो यहाँ 2 आया है, यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे 6 आया है और यहाँ पे 6.6 आया है। सवाल कह भी रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 6.6 है यानी इसका उत्तर बी राइट होगा, 2/3। तो अगर इस प्रकार में के सवालों में छोटी और बड़ी संख्या पता लगानी हो तो आपको अंश में एक 0 लगाकर नीचे वाली संख्याओं का यानी हर का भाग दे देना। जो सबसे छोटा आएगा वो छोटी संख्या, जो सबसे छोटा आएगा वो छोटी संख्या और जो सबसे बड़ा आएगा वो हो गई आपकी बड़ी संख्या। तो यहाँ पर छोटी संख्या जो है वो 1/4 है और बड़ी संख्या जो है वो 2/3 है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 का मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से भाई ट्रिक सोल्व किया जाता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न है और यहाँ पे बीच में अगर प्लस का चिन्ह है, अगर बीच में प्लस का चिन्ह हो तो आपको इस वाले सूत्र का उपयोग करना है, a की घात 2 माइनस 2। और अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाए, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाए तो आपको इस वाले सूत्र का उपयोग करना है, a की घात 2 प्लस 2। लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस के चिन्ह के लिए माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे और a की जगह 5 लिखेंगे। तो 5 की घात 2 माइनस 2, 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 को 5 से गुणा करना, मतलब 25 आएगा। और अगर 25 में से 2 घटा दिया जाए तो इसका उत्तर 23 आ जाएगा यानी उत्तर इसका बी राइट होगा, 23। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, a प्लस बी की घात 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी की घात 2 एक सर्वसमीका है और ये सर्वसमीकाएं आपको सीधी याद होनी चाहिए। तो a प्लस बी की घात 2 का मतलब होता है a² प्लस बी² प्लस में 2ab।
अगर a माइनस बी की घात 2 हो जाता तो इसका सूत्र होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a की घात 3 माइनस बी की घात 3 होता तो इसका सूत्र होता a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर a की घात 3 प्लस b की घात 3 होता तो इसका सूत्र होता a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। और अगर यहाँ पे a की घात 2 माइनस बी की घात 2 होता तो इसका सूत्र होता a माइनस बी ए प्लस बी। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी उत्तर a राइट है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12.25 का वर्गमूल पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लगा देंगे और 2 गणित के अंक होने की वजह से 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 1225 नीचे 100 और इनका वर्गमूल निकालना है। अगर 1225 का वर्गमूल निकाले तो यहाँ पे 5 नजर आ रहा है इसलिए 5 का भाग जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 25 और 5 नजर आ रहा है इसलिए 5 का भाग जाएगा। 5 चौक 20, 5 नम 45। अब 7 का जाएगा 7 7 गुण 50, फिर 7 का जाएगा 1। 2 5 में से 1 5 लिया, 2 7 में से 1 7 लिया, यानी 5 7 35। यानी ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल 35 होगा, लेकिन 100 का वर्गमूल 10 होता है। 100 का वर्गमूल 10 होता है। और अगर 35 में 10 का भाग दे दिया जाए तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। 3.5 इसका उत्तर आएगा, यानी आंसर इसका से राइट होगा 3.5। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ट्रेन की चाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ट्रेन की चाल दे रखी है। एक ट्रेन की चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे और इस चाल के मात्रक को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो याद रखिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा कर दिया जाए तो वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। और अगर मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा कर दिया जाए तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो इस 72 को 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72, यानी उत्तर आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी उत्तर इसका डी राइट होगा। अब चाहे तो इस प्रश्न को इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आप 18 का पहाड़ा लिखिए, 18 का पहाड़ा लिखिए जो किलोमीटर प्रति घंटे में होता है, और 5 का पहाड़ा लिखिए जो मीटर प्रति सेकंड में होता है। आप आमने सामने तुलना करके देख लीजिए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मात्रक बदलेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो आप इस वाले ट्रिक से भी आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 5:3 और उनकी आयु का योग दे रखा है 40 वर्ष। और हमें बी की आयु पता लगानी है कि बी उम्र में कितने वर्ष का है। तो देखिए इस प्रश्न को बड़ी ट्रिक कैसे करते हैं। ऊपर योग लिखेंगे और नीचे भी योग लिखेंगे। ऊपर वाला योग 40 वर्ष लिखेंगे, पर नीचे योग का मतलब है अनुपातों का योग। अनुपातों का योग, अगर अनुपातों का योग किया जाए तो 8 होगा। 8 से 40 कट गया 5 बार,
यहाँ पे आयु बी की बतानी है कि बी की आयु कितनी है। तो 5 को बी के अनुपात से गुणा कर देंगे, तीनों पंजो 15 वर्ष। और अगर आपको ए की आयु बतानी है तो इसी 5 को गुणा कर देंगे 5 से, 25 वर्ष। लेकिन इस प्रश्न में हमें बी की आयु बतानी है तो इसका उत्तर राइट होगा ए 15 वर्ष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 7:4। और प्रश्न ये कह रहा है कि ए उम्र में बी से 18 वर्ष बड़ा है। ए उम्र में बी से 18 वर्ष बड़ा है, यानी कि दोनों की आयु का अंतर दे दिया। दोनों की आयु का अंतर दे दिया कि दोनों की आयु में अंतर 18 वर्ष का है। अब प्रश्न कह रहा है कि हमें ए की उम्र बतानी है कितनी है। तो यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो लगेगा अंतर, और नीचे आएगा अनुपातों में अंतर। अनुपातों में अंतर, ऊपर वाले अंतर की जगह 18 वर्ष लिख देंगे, पर नीचे वाले अंतर का मतलब है अनुपातों में अंतर। तो 7 और 4 में 3 का अंतर है। तो 3 छंग 18, यहाँ x का मान 6 आ गया। हमें यहाँ पे आयु बतानी है ए की, कि ए की आयु कितनी है। ए की उम्र बतानी है तो यहाँ पर 6 को 7 से गुणा कर देंगे तो ए की आयु आ जाएगी 6 7 तो 42 वर्ष। और अगर बी की आयु बतानी है तो इसी 6 को 4 से गुणा कर देंगे तो बी की आयु आ जाएगी 24 ईयर्स, 24 वर्ष। लेकिन यहाँ उत्तर से राइट है 42 वर्ष। अब बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न देखिए, एक कार 200 किलोमीटर की दूरी, एक कार 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। हमें कार की चाल बतानी है कि कार की चाल क्या होगी। तो चाल ज्ञात करने का सूत्र है दूरी बटेवे में समय। यहाँ पे दूरी की जगह 200 लिख देना और समय की जगह 4 घंटे लिख देंगे। 4 से 20 कटा 5 बार, 0 लगा दिया, यानी उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। यानी आंसर इसका डी राइट है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सरलीकरण वाले टॉपिक है, जिसमें बोर्ड मास का नियम अपनाया जाता है कि पहले भाग करना चाहिए, फिर गुणा करना चाहिए, अंत में जोड़ और बाकी करनी चाहिए। ये है बोर्ड मास का नियम, BODMAS, बोर्ड मास का नियम। ये कहता है कि पहले भाग कीजिए, फिर गुणा कीजिए, फिर जोड़ कीजिए, फिर बाकी कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें हम सबसे पहले भाग करेंगे। तो 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। अब हम गुणा करेंगे तो 8 को 4 से गुणा करेंगे 32 आ जाएगा। अगर 32 में 18 जोड़ दिया जाए तो 50 आ जाएगा। और 50 में से अगर 22 घटा दिया जाए तो 10 में से 2 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, यानी 28 इसका उत्तर आएगा। आंसर ए राइट होगा। इस प्रकार का एक प्रश्न आर्मी टीए के पेपर में 100% आता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है बस की जो चाल है
एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस समय दे दिया कि बस 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे हमें दूरी ज्ञात करनी है कि कितनी दूरी तय करेगी, जिसका सूत्र है चाल इंटू समय। तो यहाँ पे जो चाल है वो 60 है और समय है 8 घंटे है, दोनों को गुणा कर दिया जाए 480, इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका राइट उत्तर होगा से 480 किलोमीटर। तो आपको ये 3 सूत्र याद होने चाहिए, एक चाल ज्ञात करने का, दूरी बटे समय, एक दूरी ज्ञात करने का चाल इंटू समय, और एक समय ज्ञात करने का दूरी बटा चाल। तो ये 3 सूत्र आपको याद होने चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 12, 15, 18 का एचसीएफ बताना है, यानी मैसे पे बताना है कितना आएगा। और बहुत इजी है, 12, 15, 18 तीनों 3 के पहाड़े में आ जाते हैं। 12, 15, 18 तीनों 3 के पहाड़े में आते हैं, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि तीनों संख्या 3 के पहाड़े में आती है। इसका उत्तर बी राइट हो गया। 12, 15, 18 3 के पहाड़े में आते हैं, इसका एचसीएफ 3 होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उन संख्याओं का योग भी दे रखा है कि उनका योग 35 है। यहाँ पे हमें वह संख्याएं कौन सी है ये बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको x का मान ज्ञात करना पड़ेगा, योग बटा योग। तो यहाँ पे जो योग है वो 35 है और जो अनुपातों का योग है वो 7 है। 7 पंजो 35, x का मान 5 आ गया। अगर पहली संख्या पता लगानी है तो 5 को 4 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, जिसको बोलते हैं बड़ी संख्या। और अगर आपको दूसरी संख्या पता लगानी है तो 5 को 3 से गुणा कर देंगे, 5 3 15, तो 15 यहाँ पे हो गई छोटी संख्या। तो इसका उत्तर होगा 15 और 20, यानी उत्तर बी राइट हो गया, 15 और 20। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुपात 16 समानुपात x अनुपात 36। तो यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो 6 क्लास की बुक में से लिया हुआ है। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाह्य पद यहाँ पे 12 और 36 है, तो एक तरफ बाह्य पदों का गुणा करेंगे, 12 और 36 को गुणा करेंगे, और मध्य पद 16 और 1 से, तो 16 और 1 को गुणा करेंगे। हमें x का मान ज्ञात करना है, 16 को हटा के नीचे भाग में डाल देंगे। 4 के पावड़े में 4 3 12, 4 चौक 16, और 4 के पावड़े में 36 आते, 4 9 36, 3 और 9 को गुणा कर देंगे, x का मान आ गया 27, यानी इसका उत्तर ए 27 राइट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक आयत के विकर्ण की लंबाई, ये आयत है और इस आयत की ये लंबाई है और आयत की ये चौड़ाई है। लंबाई को a से रिप्रेजेंट करते हैं, चौड़ाई को b से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तिरछी लाइन को विकर्ण कहते हैं, जिसको l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में ये जो विकर्ण की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है और आयत की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, और आयत की चौड़ाई हमें पता लगानी है कि इस आयत की चौड़ाई कितनी होगी।
तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है ये। तो इसके लिए l की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2, इस वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। l यहाँ पे विकर्ण की लंबाई है जो 10 है, तो l की जगह 10 लिखा जाएगा। a यहाँ पे आयत की लंबाई है जो 8 है, तो 8 लिखा जाएगा। और b आयत की चौड़ाई हमें पता लगानी है। 10 की घात 2 100 होता है, 8 की घात 2 64 होता है, और b हमें पता लगाना है। अगर 64 को उधर भेज दिया जाए तो 100 में से 64 घटाना पड़ेगा, और 100 में से अगर 64 को घटा दिया जाए तो 36 आएगा। और अगर घात 2 को हटाया जाए तो रूट लग जाएगा, और 36 का रूट यहाँ पे 6 होता है, यानी हमें आयत की चौड़ाई पता लग गई, 6 सेंटीमीटर होगी। इसका उत्तर बी राइट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, एक अष्टभुज में, अष्टभुज 8 भुजा वाली आकृति को कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भुजा वाली आकृति को अष्टभुज कहते हैं। और हमें ये बताना है कि ये जो अष्टभुज नजर आ रहा है, 8 भुजा वाली जो आकृति नजर आ रही है, इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी। विकर्णों की संख्या पता लगानी है कि कितनी होगी। तो देखिए इसका सूत्र है भुजा, भुजा में से 3 घटाना है और बटेवे में 2। तो यहाँ पर 8 भुजा वाली आकृति है, 8 भुजा वाली आकृति है, तो यहाँ पे भुजा की संख्या 8 हो गई। 8 यहाँ पर 8 यानी 8, लेकिन 8 में से 3 घटाया 5, नीचे 2, 2 से 8 कटा 4 बार, आपका उत्तर आ गया 20। यानी इस विकर्ण, इस अष्टभुज में जो विकर्ण होंगे वो 20 होंगे। उत्तर इसका बी राइट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, यानी अभाज्य संख्याएं जो खुद के पहाड़े में आती हो, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, ये हो गई 10 अभाज्य संख्या जिनका हमें औसत बताना है। तो इसका एक सूत्र है, राशियों का योग, राशियों का योग बटेवे में राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर इनका योग किया जाए, अगर इनका योग किया जाए तो 129 आएगा, और इनकी संख्या 10 है, 10 का भाग देना है, मतलब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी 12.9। इसका उत्तर ए राइट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8 मीटर 5 मीटर 10 मीटर है, तो कमरे का आयतन ज्ञात करना है। और आयतन ज्ञात करने का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। तो लंबाई है 8, चौड़ाई है 5, ऊंचाई है 10, तो 8 और 5 को गुणा किया जाए 40, 40 को 10 से गुणा किया जाए तो 400, यानी 400 मीटर की घात 3। उत्तर इसका 400 मीटर की घात 3 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका राइट उत्तर होगा 400 मीटर की घात 3। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक घन का आयतन दे रखा है, और घन का आयतन दे रखा है, और हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। घन का आयतन दे रखा है और हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है कि घन की भुजा क्या होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है।
और आपको ये पता है कि अगर 1 को 3 बार गुणा किया जाए तो 1 आता है, अगर 2 को 3 बार गुणा किया जाए तो 8 आता है, अगर 3 को 3 बार गुणा किया जाए तो 27 आता है, 4 को 3 बार गुणा किया जाए तो 64 आता है, 5 को अगर 3 बार गुणा किया जाए तो 125 आता है, अगर 6 को 3 बार गुणा किया जाए तो 216 आते हैं, अगर 7 को 3 बार गुणा किया जाए तो 343 आते हैं, अगर 8 को 3 बार गुणा किया जाए तो 512 आते हैं, और 9 को 3 बार गुणा किया जाए तो 729 आते हैं, और अगर 10 को 3 बार गुणा किया जाए तो 1000 आते हैं। तो यहाँ पर ये जो 1, 8, 27, 64, 512, 729 और 1000, ये सभी कहलाते हैं आयतन, और इधर जो संख्या लिखी हुई है वो कहलाती है आपकी भुजा। तो इस प्रश्न में इसका आयतन 64 है। जब आयतन 64 है तो इसकी भुजा 4 होगी। अगर घन का आयतन 64 है तो इसकी भुजा 4 होगी, यानी इसका उत्तर 4 राइट है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आयतन ज्ञात किए हुए हैं, यहाँ पे इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर होगी। ये आपका आंसर होगा कि इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, एक परीक्षा में 40% छात्र पास हो गए और 300 छात्र फेल हो गए। बहुत इजी प्रश्न है। एक परीक्षा में जो पास होने वाले छात्र हैं वो 40% है, तो जो फेल होने वाले छात्र हैं, जब पास होने वाले 40% है तो फेल होने वाले 60% होगा। यदि 300 छात्र फेल हो गए तो पास होने वाले छात्रों की संख्या हमें बतानी है कि पास कितने हुए। तो 60 को अगर 5 से गुणा किया जाए तो 300 आता है, और 40 को अगर 5 से गुणा किया जाए तो 200 आता है। यानी पता चल गया कि पास होने वाले 200 है और फेल होने वाले 300 है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि परीक्षा में कुल छात्र कितने थे। तो 200 पास होने वाले, 300 फेल होने वाले, यानी कुल छात्र 500 थे। इसका उत्तर बी राइट होगा, 500। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, कोई धनराशि जो हमें पता ही नहीं है, लेकिन उस धनराशि को अगर 100 रुपया मान लिया जाए, कोई धनराशि 100 रुपये है, लेकिन वह धनराशि 8 वर्ष के बाद 5 गुना हो जाती है। वह धनराशि 8 साल के बाद 5 गुना, यानी 100 रुपये का 5 गुना 500 रुपये बन जाती है। तो यहाँ पे हमें ब्याज की दर पता लगानी है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज इंटू में 100 और धन इंटू में समय। यहाँ पे धन 100 रुपया है, यहाँ पे समय 8 वर्ष है, इंटू में 100 है, लेकिन ब्याज हमें पता लगाना पड़ेगा। तो 500 रुपये में से आपका धन कम कर देंगे 100 रुपये, तो ब्याज बना 400 रुपया। तो ब्याज 400 रुपये बनेगा। 100 से 100 कट गया, 8 पंजो 40, यानी आपका उत्तर आएगा 50%। यानी यहाँ जो ब्याज की दर होगी वो डी 50% होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए कि 0.0000729 का घनमूल बताना है कि इसका घनमूल कितना होगा। तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लगा देंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 जीरो कम है, तो यहाँ पे 9 जीरो होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 जीरो लगेंगे। 3
3 6 3 9। इन जीरो का कोई महत्व नहीं है। अगर 729 का घनमूल बताया जाए तो हम जानते हैं कि 9 को 3 बार गुणा करने पर 729 ही आते हैं। तो यहाँ पे 729 का घनमूल 9 होगा। और अगर इनका घनमूल निकाला जाए तो 3 जीरो का 1 जीरो लेंगे, फिर 3 जीरो का 1 जीरो लेंगे, फिर 3 जीरो का 1 जीरो, यानी 1000 आएगा। 1000 का भाग नहीं देना है, 1000 में 3 जीरो है, इसलिए 1000 में 3 जीरो होने के कारण 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 0.009 या 0.009, यानी इसका उत्तर बी राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, 80 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत होता है? हमें यहाँ पे प्रतिशत ज्ञात करना है और प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है ऊपर छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या और इनटू में 100%। यहाँ पे छोटी संख्या 80 पैसे है और जो बड़ी संख्या है वो 5 रुपए है और इनटू में 100% है। लेकिन ये पैसे, ये रुपए है, इसलिए संख्या को काटा नहीं जा सकता। लेकिन हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपए में 500 पैसे होंगे और इनटू में 100%। पैसे से पैसे शब्द कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अगर 80 में 5 का भाग दे दिया जाए तो 5 अंक 30, आपका उत्तर होगा 16%, यानी उत्तर इसका ए राइट होगा 16%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, टीए के एग्जाम में बहुत बार आए हुए प्रश्न हैं, वापस रिपीट भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ मैं और टीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और लेके आऊँगा, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक जो टीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये टीए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जा सके। थैंक यू।